तो आज हम पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर का कंस्ट्रक्शन। सो हेडिंग हम लगाते हैं यहाँ पे हम हेडिंग लगा देते हैं कलर येलो, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हमने 2D स्केच में निकाला है। ये एक्चुअल में गैल्वानोमीटर ऐसा दिखता है। इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। ठीक है, हम जानते हैं गैल्वानोमीटर से एमीटर वोल्टमीटर हम सब बनाते हैं। एक शंट रेजिस्टेंस या हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को हम अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन में लगा देंगे ताकि हम वोल्टमीटर और एमीटर पा सके। ठीक है, राइट। लेकिन गैल्वानोमीटर के अंदर होता क्या है, वो वर्क कैसे करता है, ये हमने नहीं देखा था। इस टॉपिक में वो हमें देखना है। ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा हम जूम करते हैं। क्या क्या होता है पहले देख लेते हैं। गैल्वानोमीटर के अंदर क्या होता है, एक नीडल है। ठीक है, ये स्केल है, नीडल है, ये एक स्केल है। ठीक है, अच्छा, ये नीडल किससे अटैच है, देखो एक कॉइल से अटैच है। ठीक है, जो हमने अभी कॉइल देखी थी ना, एक रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द फोर्स व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू इट। अच्छा, ये दोनों मैग्नेट दिख रहे हैं हमें। मैग्नेट के अंदर हमने यहाँ पे ये कॉइल रख दी है। ठीक है, राइट। सॉफ्ट आयन कोर क्यों यूज करते हैं, ताकि लॉसेस ना हो, इसलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आएगा ये। सॉफ्ट आयन कोर वी यूज टू अवॉइड द लॉसेस वगैरह। ठीक है, अच्छा, बाकी यहाँ पे कॉइल है ऑब्वियसली, एक स्प्रिंग भी है यहाँ पे, वो सेंसिटिविटी के लिए काम आएगा। एक पॉइंट आएगा आगे सेंसिटिविटी, तो उसको हम डिफाइन करेंगे। क्यों स्प्रिंग की क्या जरूरत है, बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम करंट पास करेंगे कॉइल के अंदर से, कॉइल रोटेट होगी। कॉइल रोटेट होगी तो ये पिवोट पॉइंट भी रोटेट होगा, और ये पिवोट पॉइंट रोटेट होगा तो हमें रीडिंग मिल जाएगी। गैल्वानोमीटर हमें ये बताएगा कि करंट फ्लो हो रहा है या नहीं। ठीक है, अंदर करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दोगे तो ये गैल्वानोमीटर जो है, मतलब ये पिवोट पॉइंट जो है, वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा करंट का डायरेक्शन कहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा पर्पज़ यहाँ पे। बेसिकली हम इसको 2D में जब ड्रॉ करेंगे, ये ज़्यादातर ज़रूरी है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़रूरी है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और ये जो एक सेंसिटिविटी वाला पॉइंट आएगा वो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी होगा। ठीक है, तो बाद में ये अलग से कहीं सिखाया नहीं जाएगा। यू हैव टू पे अटेंशन व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमने उसको 3D में विजुलाइज किया थोड़ा सा। ठीक है, जब हम 2D में आते हैं तो उसको कोरिलेट कर पाते हैं क्या, नहीं देखते। तो दो मैग्नेट यहाँ पे है, ये और ये मैग्नेट। सो यू कैन सी दीज आर द टू मैग्नेट्स, हमने यहाँ पे दिखा दिया। उसके अंदर अपन ने कॉइल रख दिया। ठीक है, ये वाली जो कॉइल है ये दिख रही है, यही कॉइल हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये मिरर वगैरह कुछ नहीं है, मतलब ये यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट का हमने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे देख रहे हो ये स्प्रिंग है। यहाँ पे हमने बताया था ना कि स्प्रिंग हमने नीचे अटैच की है। अच्छा, ठीक है, स्प्रिंग अटैच की हमने। ठीक है, इसको अगर टॉप व्यू से देखोगे, ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगी। इसलिए हमने 3D पहले देख लिया। 3D देखने से फिर आइडिया आ जाती है कि एग्जैक्टली डायग्राम कैसे दिख रही है। ओके, सो जैसे ही करंट पास होगा इस कॉइल के अंदर से, हम कल के लेक्चर में वही डिस्कस कर रहे थे कि करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस द फोर्स, आइदर इट विल मूव द क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। दैट ऑल डिपेंड अपॉन कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्या वो क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर से। ओके, राइट। अच्छा, तो इसका क्या प्रिंसिपल है, दो चार पॉइंट्स हमें लिखने पड़ेंगे इसके बारे में, थ्योरेटिकल पॉइंट्स। फिर हम इसके सेंसिटिविटी और स्प्रिंग का क्या महत्व है इसके अंदर, उसके रिगार्डिंग एक दो पॉइंट्स वोल्टेज और करंट सेंसिटिविटी के बारे में लिख लेंगे। ठीक है, इस डायग्राम को हम कॉपी करके करते हुए आगे लेकर आते हैं, यहाँ पे रख देते हैं इसको, और एक एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पहला पॉइंट, ठीक है, इसका कुछ प्रिंसिपल होगा, क्या प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है वो प्रिंसिपल हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, so torque acts on a करंट लूप जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, क्योंकि कौन फोर्स लगाएगा, मैग्नेटिक फील्ड विल अप्लाई द फोर्स ऑन अ करंट लूप। ठीक है, सो टॉर्क एक्ट्स ऑन अ करंट लूप व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसके रिगार्डिंग, दिस इज प्रिंसिपल कि अपन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल को रख देंगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, उसको घुमाएगा, मतलब टॉर्क लग रहा है उसके ऊपर, कॉइल के ऊपर। ठीक है, सो सेकेंड पॉइंट हम इसके रिगार्डिंग लिख लेते हैं, वी टेक जनरली ए कॉइल विथ n नंबर ऑफ टर्न्स, n
नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, थोड़ा पीछे चल के दिखाओ क्या, यहाँ पे देख सकते हो ये कॉइल। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर कॉइल लिया, बट जनरली हाँ ये रेक्टेंगुलर ही है, नॉट सर्कुलर। ठीक है, ये देखो ये कॉइल दिख रही है, नंबर ऑफ टर्न्स है, ये एक कॉइल उसके नीचे उसके नीचे उसके नीचे, सो नंबर ऑफ टर्न्स एक के ऊपर एक अपन ने उसके ऊपर वाउंड किया है। ठीक है, क्यों उसके ऊपर, क्या होगा ऐसे, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से ज़्यादा टॉर्क लगेगा इसके ऊपर। ठीक है, कम एरिया में ज़्यादा टॉर्क लगेगा। ठीक है, लिखेंगे हम, आप आएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स हमने वाउंड किए एक के ऊपर एक के ऊपर एक रेक्टेंगुलर कॉइल की। ठीक है, ओके, व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड, थर्ड पॉइंट में लिखते हैं हम, व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज पास्ट। तो कोई करंट हमें मेजर करना है तो इस कॉइल के थ्रू हम वो करंट को पास करेंगे ताकि उसकी रीडिंग हमें ऊपर यहाँ पे मिल जाए वो पिवोट पॉइंट से। ठीक है, सो द थर्ड पॉइंट इज सेइंग दैट व्हेन द करंट टू बी मेजर्ड इज पास्ड थ्रू a coil, comma, torque acts on it, which rotates the coil, ठीक है, वो कॉइल को रोटेट करेगा, तो एक एक पॉइंट उसके क्या कंस्ट्रक्शन है उस हिसाब से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे करंट पास होगा कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, यहाँ पे मैंने बताया था पीछे कि किस डायरेक्शन में रोटेट होगी। तो अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ, इस ओरिएंटेशन में मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस टू साइड, तो वो उसको रोटेट करेगी। ये दोनों साइड पे क्यों फोर्स नहीं लगेंगे उसकी भी चर्चा हमने की है। ठीक है, इसलिए तो ये पढ़ाया था टॉर्क ऑन अ करंट लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ताकि तुम लोगों को वो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के वक्त। अच्छा, बैक टू दिस टॉपिक। तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लग रहा है, ये हमने मान लिया, कॉइल रोटेट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कंस्ट्रक्शन में पूछते हैं वो, राइट। अभी हमें मेजर करना है ना कि कॉइल कितनी डिफ्लेक्ट हुई है। सो टू मेजर द डिफ्लेक्शन, to measure the deflection of coil, an arrangement is made in the form of pointer। ये डिफ्लेक्टर, ये जो पॉइंट है ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम, ये पॉइंटर, पिवोट पॉइंटर is made in the form of pointer along with appropriate scale, ठीक है, तो वो जो पॉइंटर है उसके सामने ही कुछ स्केल लिखी होगी ताकि हम रीडिंग वहाँ पे मेजर कर पाए। ठीक है, अप्रोप्रिएट स्केल ये यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर अप्रोप्रिएट स्केल, उसके ऊपर हमें रीडिंग मिलेगी। ठीक है, अच्छा, और एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हमें लिखना है, लेट्स कंप्लीट दैट। और हाँ, इस संडे को ग्रैंड टेस्ट है ना, कंप्लीट क्लास 11 का सिलेबस है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना उसके लिए। अभी देखो नीचे, सो जैसे ही हम ज़्यादा करंट पास करेंगे डिफ्लेक्शन हमें ज़्यादा मिलेगा, मतलब टॉर्क ज़्यादा लग रहा है, दैट्स द लास्ट पॉइंट, देन इट्स एंड। ठीक है, सो मोर इज द करंट पास थ्रू a coil, we get more deflection as coil undergoes more torque, as coil undergoes more torque। ठीक है, कभी बोर्ड एग्जाम में लिखने की जरूरत पड़ी तो एज इट इज छाप के आना, जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख के दिए। ठीक है, इसके ऊपर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछेंगे, कंस्ट्रक्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया तो है, बहुत रेयर चांसेस के ऊपर। ठीक है, लेकिन अगर इसको समराइज में करूँ, ये जो चार पांच पॉइंट मैंने लिख के दिए हैं, तो उसको अगर मैं समराइज करूँ इस डायग्राम को, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं भाई, इतना हमें अगर रीड नहीं करना, करना तो चाहिए, लेकिन कोई कोई लोग आलसी होते हैं, तो उनके लिए स्पेशली फॉर लेजी पीपल
ठीक है, लेजी बट दिमाग वाले पीपल। ठीक है, तो अपन करंट को बढ़ाएंगे, करंट को बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा मतलब जो टॉर्क है कॉइल के ऊपर लगने वाला वो बढ़ेगा। टॉर्क बढ़ेगा मतलब क्या है, ये जो ज़्यादा घूमेगी कॉइल, मतलब ये जो डिफ्लेक्शन है उसका डिफ्लेक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जितना ज़्यादा, जितना हाई अमाउंट का करंट, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर का करंट होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा। 10 एम्पियर का करंट इस कॉइल के अंदर से पास होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, कॉइल ज़्यादा टॉर्क कॉइल के ऊपर ज़्यादा टॉर्क लगेगा, ज़्यादा टॉर्क लगेगा मतलब ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा। ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा तो हमें कहाँ पता चलेगा, हमें यहाँ पता चलेगा ना, हम थोड़ी ना अंदर जाके देखने वाले कि कितना टॉर्क लग रहा है, हमें तो बस सभी चीज़ें इस सिंपली रीडिंग से मिल रही है, पॉइंटर से मिल रही है। ठीक है, हाँ अंदर की मैकेनिज्म की बात कर रहे थे इसलिए हमें इतने पॉइंट्स, 4-5 पॉइंट्स लिखने पड़े। ठीक है, चलते। तो जो हमने लास्ट में एक डायग्राम ड्रॉ की थी ना, मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि अंदर ऐसा ही हो रहा है, यही हो रहा है। मैग्नेट रखा है, उसके अंदर कॉइल है और वो रोटेट हो रही है, ऊपर रीडिंग हमें मिल रही है। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था उस फॉर्मूला को याद करो, टॉर्क के कुछ फॉर्मूला को याद करते हैं। ठीक है, आई ए बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने लिखा था। ठीक है, एक ही टर्न होगा तो इस कॉइल के ऊपर बहुत ढेर सारे ऐसे टर्न्स है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स को हमने वाउंड किया है। ठीक है, सो यहाँ पे हम टॉर्क को ना, जो आई ए बी है तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन आई ए बी साइन थीटा, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एन माने नंबर ऑफ टर्न्स, एक टर्न है तो आई ए बी साइन थीटा, 2 टर्न है तो 2 × आई ए बी साइन थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, सर ये साइन थीटा क्या है, थीटा क्या होगा, कोई बता सकता है कि थीटा किसके बीच में एंगल होगा, थीटा किसके बीच में एंगल होगा बेटा, एंड मैग्नेटिक फील्ड। यस, नहीं दो ही इसमें एंगल होगा ना, एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा इसको अगर अपन मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो टॉर्क को अपन लिखेंगे एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो वो थीटा किसके बीच में होगा, अगर इस फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू कैन से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कौन गवर्न करता है, एरिया वेक्टर। ठीक है, सो दो फॉर्मूले निकल के आए जो कि हमने कल ही पढ़ लिए थे, बस वो हम यहाँ पे मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर के लिए लगा के रख सकते हैं, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। सो सेम फॉर्मूला वी गेट, फर्क क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो हम एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा हमें अभी स्प्रिंग के बारे में बात करनी थी जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था। ठीक है, ये तो सब हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, वाह बधाई हो, टॉर्क का वैल्यू वगैरह सब मिल गया अपने को। लेकिन ये जो स्प्रिंग है नीचे, स्प्रिंग का क्या काम होगा। ठीक है, जो तुम्हारे गाड़ी के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, जो वहाँ पे काम होता है वही यहाँ पे काम होता है। वहाँ क्या काम होता है, लेट्स से कि तुम 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे हो तो स्पीडोमीटर में 70 के ऊपर वो कांटा दिखता है, डिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, थोड़ा उसका कंस्ट्रक्शन अलग होता है, नॉट रिलेटेड टू दैट, लेकिन जो पॉइंट में रिलेट करना चाहता हूँ वो ये है। ठीक है, तुम ब्रेक दबाते हो, ठीक है, गाड़ी की स्पीड कम होती है। ठीक है, तो वो कांटा धीरे 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 जैसे जैसे स्पीड कम करोगे, 60 से 50, 50, 40, 30, 20 ऐसे करके तुम गाड़ी रोक दोगे तो वो जीरो पे दिखाई देगा, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं है, वो कांटा बीच में कहीं अटक नहीं रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर भी एक स्प्रिंग होती है, तुम जैसे स्पीड कम करते हो तो वो कांटा जीरो की तरफ आना चाहिए, राइट। इसका मतलब है कि व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है, डिफ्लेक्ट हो गया कॉइल, मैं इस डायग्राम में दिखा देता हूँ, पहले यहाँ पे देखो। ठीक है, ट्राई टू मैच माई स्पीड, करंट फ्लो हो रहा है, इसके ऊपर फोर्स लगा, ये डिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ तक डिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन हमने स्विच ऑफ कर दिया, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये यही अगर रुकेगा तो नेक्स्ट टाइम जब अपन रीडिंग देंगे तो फिर कैसे रीड कर पाएंगे, वो इसके आगे रीडिंग देगा, राइट। सो when the current is not flowing through the coil, it should come back to its original position, it should come back to its original position, इसीलिए तो हमारे पास यहाँ पे नीचे कॉइल है। ठीक है, गिव मी वन मोमेंट, समथिंग इज हैपेंड हियर, फाइन, लेट्स मूव ऑन। so this coil will come back to its original position because of this spring। ठीक है, तुम्हारे पेन के अंदर भी स्प्रिंग होती है ना, नॉर्मल सी स्प्रिंग है। ठीक है, राइट। अच्छा तो उसके बारे में क्या खास है इतना, उसके बारे में क्या खास है वो हम यहाँ पे देखते हैं।
ठीक है। तो वो जो कॉइल है वो उसको हम थोड़ा यहाँ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर लेते हैं। ये ऐसे कॉइल है, स्प्रिंग है, सॉरी दिस इज स्प्रिंग, और उसके ऊपर ये ऐसा पॉइंटर है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, जब रीडिंग लोगे तो स्प्रिंग ऐसा वाउंड होगी, टाइट होगी, ठीक है। और जैसे करंट छूटेगा तो इसको वो रिस्टोर करेगी। तो क्या करना चाहिए, स्प्रिंग ने इस पॉइंटर को ओरिजिनल पोजीशन में रिस्टोर करना चाहिए। ओके, ऑलराइट, सो वी आर राइटिंग दैट पॉइंट एज द कॉइल, टेक द व्हाइट कलर, छोटे से ही पॉइंट है, सिंपल, एज द कॉइल रोटेट्स, हेडिंग कुछ देते हैं ना, रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। सो एज द कॉइल रोटेट्स, आई होप तुम सभी लोग मेरे साथ बने हुए कनेक्टेड हो। एज द कॉइल रोटेट्स द स्प्रिंग attached to the lower portion of the arrangement gets twisted and जैसे ही वो ट्विस्ट हो जाएगी, हमें पता है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, जैसे ही उसे छोड़ोगे वो रिलीज हो जाएगी, अनबाउंड होने की कोशिश करेगी, अनट्विस्ट होने की कोशिश करेगी, एंड डेवलप्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क which helps in restoring pointer position to zero mark, ठीक है। ये इसका काम है, जीरो मार्क, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एक मैथमेटिकल पॉइंट निकल के आता है, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है ना, कोई भी किसी भी मटेरियल की और जैसे डायमीटर की चाहिए वैसे तुम स्प्रिंग नहीं ला सकते, ठीक है। तो वो प्रॉपरली जीरो पे आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जीरो पे आके उसे पीछे क्रॉस करके यहाँ पे आके रुक जाए, ठीक है। तो उसके भी कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या मैथमेटिक्स, क्या रिलेशन से अपन उसको आगे प्रोसीड करेंगे वो देख लेते हैं। तो वो रिस्टोरिंग टॉर्क उसने लगाना चाहिए, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं फाई, ठीक है। फाई क्या है मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू, एक कांस्टेंट हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे हम कांस्टेंट डालेंगे c, ओके। तो और इनटू ये फाइव, व्हाट इज दिस फाइव, फाइव इज डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, 30 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, तो उसको हमने 5 लेटर से दिखाया है, ठीक है। तो ये जो रिस्टोरिंग टॉर्क है, जितना डिफ्लेक्ट हो रही है कॉइल, ठीक है, अरे सुनो बात को, जैसे करंट फ्लो होगा कॉइल के अंदर से, ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। जितना डिफ्लेक्ट हुई उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क लगना चाहिए। ज़्यादा लग गया तो फिर ये पीछे चली जाएगी, कम लग गया तो ये ओरिजिनल जीरो पॉइंटर पे नहीं आ पाएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा पॉइंटर दिखा दूँ, ये हमारी जीरो रीडिंग है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ इतना डिफ्लेक्ट हुआ 5। तो अगर इसको छोड़ देंगे, मतलब इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा सब कुछ, कि अगर हम इतना इसको टॉर्क दे रहे हैं, वो इतना घूम रहा है, तो वापस करंट छूट जाएगा, टॉर्क रिलीज कर देंगे तो वापस जीरो पॉइंटर पे आना चाहिए, ठीक है। तो फिर अंदर एक सी निकल के आया, व्हाट इज दिस सी, सी एक कांस्टेंट है, ठीक है। कौन सा कांस्टेंट है, इसको नाम देते हैं कांस्टेंट, हाँ ये कॉम्पिटिटिव में आएगा, अभी यहाँ से ध्यान दो, वो बोर्ड के लिए था, पीछे वाले स्लाइड था, ये कॉम्पिटिटिव का है, कंप्लीट कांस्टेंट, जिसको रिजिडिटी कांस्टेंट भी कहते हैं, रिजिडिटी कांस्टेंट, ठीक है। वो किसकी प्रॉपर्टी होगी, वो स्प्रिंग के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा, कि स्प्रिंग का मटेरियल कैसा है, उसकी स्टिफनेस कैसी है, दैट डिपेंड्स, और उसके लिए अपन ने सी एक कांस्टेंट डाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो इससे एक मैथमेटिकल टर्म बन जाती है, वो ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म बनेगी जिसको अपन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, सो टू रिस्टोर द कॉइल, ऐसा लिखना है मुझे, सो टू रिस्टोर द कॉइल, सो टू रिस्टोर द कॉइल, क्यों रिस्टोर करना है भैया, उसकी ओरिजिनल पोजीशन में, टू ओरिजिनल पोजीशन, क्यों, क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो जीरो रीडिंग पे आ जाना चाहिए, ठीक है। सो
क्या कंडीशन होगी कि वो रिस्टोर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाए? जो अप्लाइड टॉर्क है, ठीक है, मतलब जो अपन करंट फ्लो हो रहा है कॉइल के अंदर से और कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कर रहे तो पॉइंटर भी रोटेट हो गया, ठीक है। जो अप्लाइड टॉर्क है और जो स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगी वो टॉर्क सेम होना चाहिए। स्प्रिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही थी उसको अपन ने क्या नाम दिया था? रिस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है। सो अप्लाइड टॉर्क कितना है, फॉर्मूला हमने पहले ही निकाल दिया। कहाँ पे निकाला? ये वाला फॉर्मूला, ये। तो इसको उठा लेते हैं एक बार। तो ये जो अप्लाइड टॉर्क है, ये यहाँ पे जो चल रहा था कॉइल के अंदर, वो इक्वेट कर देते हैं हम रिस्टोरिंग टॉर्क के साथ साथ, ठीक है। सो लेट्स इक्वेट दिस, दिस इज माय अप्लाइड टॉर्क, एन आई ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग टॉर्क। ये पीछे वाले स्लाइड में दिखाया मैंने, रिस्टोरिंग टॉर्क डिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। सो सी फाई हमारा उसका एक फॉर्मूला मिला, तो उसको इक्वेट कर दिया। तो हमने यहाँ से आई इज इक्वल्स टू लिखा है सी फाई डिवाइडेड बाय एन ए बी साइन थीटा। तो कितना करंट फ्लो होगा थ्रू डिफ्लेक्शन भी हम निकाल सकते हैं। तो देख, रिलेट लाइक दिस। अच्छा, तो इसको तो बॉक्स करेंगे ही करेंगे, एक पॉइंट भी हम नीचे लिखेंगे। यहाँ से देख सकते हो कि जितना ज़्यादा करंट है उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, ये रिलेशन हमें मिल गया यहाँ से। सो वी कैन कंक्लूड, सो बात की एक बात यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है कि ये जो आई है, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। व्हाट डज इट मीन? मोर इज द करंट, मोर इज द डिफ्लेक्शन। कॉमन सेंस, ठीक है। मैथमेटिकली भी हमने कॉमन सेंस को जस्टिफाई किया। सो करंट इंक्रीज होगा, वो नीडल की डिफ्लेक्शन बढ़ेगी और रीडिंग भी ज़्यादा देगा, ठीक है। अच्छा, बात यही नहीं रुकती बच्चों, बात यही नहीं रुकी। ये रिलेशन तो लाया ही लाया हमने, और साथ ही साथ और दो चीज़ें हम लेकर आते हैं जिसका नाम होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। दीज आर द पॉइंट्स दे आस्क इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, ठीक है। इस साल तो नहीं पूछा, ठीक है। इस साल में इस टॉपिक के ऊपर क्या क्वेश्चन आया दोपहर में देख लेना। मैंने पूरा स्टैटिस्टिक्स बनाया है और एक एक इंडिविजुअल क्वेश्चन को डिटेल में मैंने सॉल्व करके दिया है वहाँ, ठीक है। सो यहाँ तक हम कंक्लूड करते हैं। बात कहाँ से स्टार्ट की थी हमने? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कंस्ट्रक्शन देखा। उसके अंदर कॉइल होती है और मैग्नेट के अंदर उसे प्लेस करते हैं। जैसे ही कॉइल के अंदर करंट जाता है तो वो कॉइन डिफ्लेक्ट होती है। हमें वो डिफ्लेक्शन कैसे पता चलता है? क्योंकि हम उसको एक पॉइंटर लगा देते हैं और एक अप्रोप्रिएट स्केल के ऊपर उसे रख देते हैं, ठीक है। वो हमने देखा। उसके बाद हमने एक स्प्रिंग की बात की। यहाँ पे कई स्प्रिंग होती है अंदर, तो वो जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या करती है? इसको रिस्टोर करती है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेकर आती है, ठीक है। अप्लाइड टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। अप्लाइड टॉर्क कौन देगा? जब कॉइल रोटेट करेगी एक्सटर्नल करंट से। रिस्टोरिंग टॉर्क कौन प्रोड्यूस करेगा? जो स्प्रिंग इसके अंदर हम लोड कर रहे हैं। क्यों वो रिस्टोरिंग टॉर्क जरूरी है? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब रीडिंग मिले तब हमारा पॉइंटर वापस जीरो रीडिंग पे आए। जैसे तुम गाड़ी रोकते हो तो जीरो रीडिंग पे आ जाता है अपना स्पीडोमीटर, और जिससे गाड़ी बढ़ाते हो तो स्पीड बढ़ती है, ठीक है। तो उसकी हमने बात की। ये फॉर्मूला तो था ही, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू सी फाई। हमें एक फॉर्मूला मिला, इसको बॉक्स कर लेते हैं और इसको हमने नेक्स्ट स्लाइड में इक्वेट किया टू दी अप्लाइड टॉर्क, ठीक है। तो वहां से हमें करंट की वैल्यू मिल गई, या एक बेसिकली मान लो तो एक रिलेशन हमें मिल गया कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। Simply you remember this relation, applied torque is equals to restoring torque to restore the position. restoring torque का फॉर्मूला याद रखना और applied torque का फॉर्मूला याद रखना, और जैसे जो क्वांटिटी हमें पूछेंगे जिस प्रकार के क्वेश्चन, उस प्रकार से हम आइदर आई के टर्म में लिखेंगे, बी के टर्म में लिखेंगे, या जो कुछ पूछा होगा उसके टर्म में हम इसको रीअरेंज करेंगे, ठीक है। सो दिस इज द मेन हीरो। चलते हैं आगे, सेंसिटिविटी की बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग दो पॉइंट निकल के आते बाहर। किसी को कुछ पूछना है सो विल टेक द क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। बच्चों रिप्लाई करो स्पॉन्टेनियसली, फटाफट। समझ में आया तो यस, समझ में नहीं आया तो डायरेक्टली पूछो क्या नहीं समझ में आया। समझ में आया, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कुछ पेजेस ऐड करते हुए। दो लास्ट पॉइंट बचे हुए इस सब टॉपिक के अंदर, दैट्स अ पार्ट 2 ऑफ आवर मैग्नेटिक सेक्शन। और एक बात निकल के आई यहाँ से जब पेपर का एनालिसिस किया गया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ना इसी सेक्शन से आए हैं। सबसे ज़्यादा सेक्शन ये करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी और अपना मैग्नेटिक सेक्शन से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। कितने क्वेश्चंस आए हैं वीडियो देखना पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर,
सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर। ठीक है, क्या होता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर? ठीक है, एक पॉइंट लिखते हैं हम इसके नीचे। ठीक है, एक मैथमेटिकल टर्म हम डिफाइन करते हैं जिसको हमने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर दिया है। ठीक है, पहले एक पॉइंट लिखते हैं, फॉर ए गिवन स्मॉल करंट। स्मॉल क्यों लिखा? तुम लोग सभी लोग जानते हो गैल्वानोमीटर इतना ताकतवर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन हैंडल नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो स्मॉल करंट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो कितना डिफ्लेक्शन हमें मिलता है वो पॉइंटर के ऊपर। ठीक है, मतलब तुमने 1 एम्पियर का करंट दे दिया और ये जो तुम्हारा रीडिंग था पॉइंटर का वो सट से इधर आ गया, बहुत सेंसिटिव हो गया। मतलब 1 एम्पियर का नहीं देते तब तक वो यहाँ से यहाँ रीडिंग दे रहा है। ठीक है, कोई दूसरा यहाँ गैल्वानोमीटर है, 1 एम्पियर जब उसको करंट देते हैं बस यहाँ से इतना ही डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें तो उसके ऊपर ये स्केल लिखनी पड़ेगी ना। तो हमें एक टर्म की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है सेंसिटिविटी। कितना करंट दोगे तो कितना डिफ्लेक्ट होगा। जैसे वो सेंसोडाइन की ऐड नहीं आती है क्या कि ठंडा गर्म खाने से झंझनाहट होती है, थोड़ा सा ही किसी को गर्म ठंडा खाने से वो तुरंत पेन हो जाता है। दैट इज सेंसिटिव। सो यू कैन कोरिलेट कितना करंट प्रोड्यूस होगा, कितना करंट पास करोगे और कितना डिफ्लेक्शन होगा, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। लेट्स कंटिन्यू दैट। सो फॉर अ गिवन स्मॉल करंट हाउ मच इज द डिफ्लेक्शन, हाउ मच इज द डिफ्लेक्शन। ठीक है, गैल्वानोमीटर शोज, गैल्वानोमीटर शोज। ठीक है, उसी को अपन क्या कहते हैं, विच डिफाइंस द सेंसिटिविटी, विच डिफाइंस द सेंसिटिविटी। इट इज वेरी सिंपल। सेंसिटिविटी को अपन ने डिफाइन कर लिया। चल मैथमेटिकली बताओ सर कैसे लिखेंगे। सो जो करंट सेंसिटिविटी है, करंट सेंसिटिविटी है वो मैथमेटिकली अपन लिखते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है ना अपना, ये इसी से अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सेंसिटिव होती क्या है, ये जो डिफ्लेक्शन है, फाई मतलब फ्लक्स मत कहना यहाँ पे, इस टॉपिक में इस फाई सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है डिफ्लेक्शन को। ठीक है, तो नहीं तो वो सोचोगे सर फ्लक्स कहाँ आ गया यहाँ से, तो फ्लक्स भी कुछ नहीं आया है, वो फाई सिंबल डिफ्लेक्शन का है। ठीक है, तो फाई बाय आई इज अवर करंट सेंसिटिविटी। अगर इस फॉर्मूला को हम लेते हैं, इस फॉर्मूला को हम लेते हैं यहाँ से कॉपी करते हैं, लेट्स कॉपी दैट। जनरली कॉइल और एरिया वो परपेंडिकुलर ही होते, तो इस साइन थीटा की वैल्यू 1 मानकर चलते हैं, वो दो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो यहाँ से फाई बाय आई क्या निकल कर आ रहा है वो देखो तो ज़रा एक बार, इसको यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ से देखो फाई डिवाइडेड बाय आई किसके बराबर आएगा, एन ए बी ऊपर चला जाएगा और सी नीचे आ जाएगा। तो योर एन ए बी डिवाइडेड बाई सी, ये जो टर्म है ये टर्म करंट सेंसिटिविटी को डिफाइन कर रही है। ठीक है, बहुत छोटे से हमने स्टार्ट किया और करंट सेंसिटिविटी तक इसको लेकर गए हम। ठीक है, अच्छा अगर करंट सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना, ये एक सवाल पूछते हैं। ठीक है, मैं अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कोई भी आएगा यहाँ से, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन तीनों तीनों कौन से, सीईटी जेडबलई और अपने नीट के अंदर। ठीक है, तो बच्चों तो एक तो मैं बहुत ज़रूरी बात बता दूं तुम लोगों को कि इस साल और इसके पीछे साल जो पेपर आए ना वो बहुत अच्छे से 2-3 बार उसे सॉल्व करना। जैसे ही तुम्हारा प्रिपरेशन हो जाता है चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज या कंप्लीट जैसे भी हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हमें वो ट्रेंड पता चलता है कि किस प्रकार से डिफिकल्टी लेवल हर साल चेंज होती जाती है। ठीक, अभी सेंसिटिविटी को कभी बढ़ाना हो, ठीक है, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, ठंडा गर्म खा लो फिर नहीं, यहाँ पे करंट सेंसिटिविटी की बात करें, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी क्या ऑप्शन है। तो ये सेंसिटिविटी हमने एक तो एन ए बी और सी को देखते हुए हम बोल सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज सेंसिटिविटी, फाई डिवाइडेड बाय इट इज योर करंट सेंसिटिविटी, राइट। कैसे इंक्रीज करोगे, यू इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स। कैसे इंक्रीज करोगे, एरिया को इंक्रीज करो, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करो, या जो सी है जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस स्प्रिंग की कम करो। सी क्या है बेटा, स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, स्प्रिंग के अंदर वाला कांस्टेंट है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर, तो स्टिफनेस कहेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं हम, प्रैक्टिकली हम नंबर ऑफ टर्न्स को इसीलिए बढ़ा देते हैं ताकि उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाए। एरिया को बार बार बदलना मुश्किल हो जाता है, कैसे चेंज करोगे यार, एक अरेंजमेंट में तुम एरिया कैसे चेंज करोगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज करोगे, अगर तुम्हारे पास ऐसे बार मैग्नेट्स हैं तो इसकी स्ट्रेंथ कैसे चेंज कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली हम नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करेंगे तो सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है, वो पॉइंट मैं नीचे लिख के दे रहा हूँ। तो जनरली वी इंक्रीज
सेंसिटिविटी ओनली बाय, इंक्रीज करनी है ना, तो बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दो, सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट्स इट। यही नहीं, लास्ट स्लाइड सुन लो फिर चले जाना घर पे, घर पे ही होगे तो जूम ऐप एंड करके चले जाना। सेंसिटिविटी के बाद एक टर्म निकल के आती है जिसका नाम है वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है एक बार सुन लो फिर जाते हैं हम यहाँ से। ठीक है, फिर ये टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, इसलिए तो जा रहे एक नया टॉपिक, कल मुझे फ्रेश स्टार्ट करना है उसके लिए। ठीक है, नया मतलब इसका पार्ट 3 की बात बच्चों, इसे सुन लो पहले। वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं हम, ये जो सेंसिटिविटी यहाँ पे जो मैंने बताया इसको करंट सेंसिटिविटी कह दो। ठीक है, तो यहाँ पे इसके पहले तुम ऐसा ऊपर ऐसा मार्क करके लिख लेना करंट सेंसिटिविटी। तो ये करंट सेंसिटिविटी यहाँ पे बताई मैंने। हम वोल्टेज सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V इज इक्वल्स टू, ठीक है, I की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। क्या लिखी हमने I की वैल्यू पीछे, तो पीछे आया I की वैल्यू क्या लिखी हमने, ये। अब ये आया कहाँ से, पीछे पीछे चले जाओ देखते जाओ कहाँ से ले ये लाया है हमने। ठीक है, रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू अप्लाइड टॉर्क से हमने ये लाया था। ठीक है, तो मेरे को करंट का एक्सप्रेशन यहाँ से मिल गया, वो मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे। आई को हम लिखेंगे सी फाई डिवाइडेड बाय एन ए बी, और ये यहाँ पे आर। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी, व्हाट विल बी द वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये तो वोल्टेज का एक्सप्रेशन हुआ। वोल्टेज सेंसिटिविटी, voltage sensitivity will be equals to phi, that's deflection, upon voltage is equals to, it will be NAB divided by C into R. This is called as your voltage sensitivity. Okay, so ये यहाँ पे बात रही। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब अभी मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे करंट का। अगर मैं थोड़ा समराइज कर दूं, इफ़ यू अलाउ मी टू डू, तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी ये लाइव लेक्चर की बातें हैं, सो रिकॉर्डिंग में बस इतना ही।